वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं टाटा एल्क्सी के कंपनी का एनालिसिस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि शेयर में आपको क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर थोड़े करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए या फिर इस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारे किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाटा एल्क्सी कंपनी क्या काम करती है, क्या धंधा है उसका। देखिए, टाटा एल्क्सी का मेन काम है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वो बनाती है और उसमें टाइम से टाइम डेवलपमेंट लेकर आती है। और कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, एक तो है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट और दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। तो ये तो आपको पता पड़ गया कि कंपनी के मेन धंधे क्या है, एक तो सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। तो देखिए, कंपनी का धंधा तो खासा अच्छा है और ये यहाँ पर संकेत है कि कंपनी फ्यूचर में खासा अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये जो धंधा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलपमेंट, ये इसमें फ्यूचर में स्कोप है। क्योंकि अभी आजकल अगर देखा जाए तो हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है और ऐसे में इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ फ्यूचर में नज़र आ रही है। तो कंपनी क्या काम करती है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब हमको कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कंपनी के आपके फंडामेंटल्स को लेकर आ गया हूँ। तो देखिए, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 10,500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अगर देखा जाए तो सिर्फ स्मॉल कैप से थोड़ी सी, मतलब 500 करोड़ ही स्मॉल कैप से ज़्यादा है। तो एक तरीके से आप इसको स्मॉल कैप कंपनी ही कह सकते हो। लेकिन अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो पी रेशियो इसका खासा महंगा निकल कर आता है। पी रेशियो इसका निकल कर आता है 51 टाइम, जबकि आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो इंडस्ट्री का पी सिर्फ 28 पर ही चल रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये शेयर आपको खासा महंगा मिल रहा है, और महंगा बोले तो एक तरीके से डबल भाव में मिल रहा है। तो ये तो पता पड़ ही गया कि शेयर खासा महंगा हो गया, एक मतलब बहुत ज़्यादा ही भगा दिया है ऑपरेटर ने इसको। अब अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो वो भी मार्केट प्राइस के मुकाबले खासी कम है। कंपनी की बुक वैल्यू अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर निकाली जाए तो 91 रुपीज़ निकल कर आती है, लेकिन अगर मैं इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकालूं तो वो निकल कर आता है 18.52, जो कि खासा महंगा है। और यहाँ पर एक संकेत है कि कंपनी का शेयर खासा महंगा हो गया है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब अगर मैं कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो लगभग 1% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। तो अगर मैं टू बी एग्जैक्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो वो निकल कर आता है 0.98%। तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी खासी अच्छी नहीं है। ये नज़र आ रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो ग्रोथ बेसिस पे, मतलब वो जो भी कमाते हैं डिविडेंड नहीं देते उसको फिर से री इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आप इसमें शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर पे रिटर्न मिलेंगे तो ही आपको इसमें फायदा है, डिविडेंड के बेसिस में आपको इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के डिलीवरेबल्स की बात करूं तो देखिए, आप कंपनी के डिलीवरेबल्स भी खासे अच्छे हैं। 33.88% की डिलीवरी आज की तारीख में उठी हुई है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो टाटा एल्क्सी में भी यहाँ पर एक संकेत नजर आ रहा है कि इसमें भी थोड़ा इंट्राडे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 100 में से 67 लोगों ने आज के दिन ही अपने माल को काटा है, जबकि 33 लोगों ने डिलीवरी ली उठाई है। लेकिन ये फंडामेंटल्स अगर देखे जाए कंपनी के, अगर इसका ओवरव्यू निकाला जाए तो ये नज़र आ रहा है कि शेयर खासा महंगा हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो फ्यूचर में ग्रोथ है उसके हिसाब से इसका जो प्राइस का वैल्यूएशन होना चाहिए फ्यूचर में वो आज ही देखने को मिल रहा है। मतलब अगर कंपनी की अर्निंग आने वाले 2 क्वार्टर्स में लगातार बढ़ जाती है, अच्छी खासी मात्रा के साथ बढ़ जाती है, तो कंपनी का शेयर एक अच्छे वैल्यूएशन पर आ जाएगा।
अब ये मैं कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लेके आया हूँ। फाइनेंशियल ट्रेंड यानी कंपनी की जो टॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कंपनी का, और कंपनी की जो बॉटम लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं जितना कितना कंपनी मुनाफा कमा रही है। तो ये अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों से लगातार इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देखिए कंपनी का जो, अगर मैं कंपनी के टॉप लाइन की बात करूं तो देखिए कंपनी की टॉप लाइन खासी अट्रैक्टिव है, हर साल बढ़ रही है। लेकिन अभी ये जो डेटा है ये मार्च 2020 तक का है, लेकिन मार्च 2020 के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट नजर आया। कोविड में सबसे ज़्यादा यूसेज उन्हीं का हमको देखने को मिला है। तो मेरे चलते लोगों को, इसी के लिए लोगों ने इसमें अपने शेयरों को खरीदा है। और मेरे ख्याल से अगर अभी मार्केट ऊपर है तो उसके हिसाब से इसमें भी इतनी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जो कि कंपनी की बॉटम लाइन होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये तो एक यहाँ पे कांस्टेंट ही नजर आ रहा है। मतलब अगर 2019 में देखोगे उसमें कंपनी ने ज़्यादा मुनाफा कमाया एज कम्पेयर टू 2020 में। ये तो मैं जब आपको एक्चुअल फिगर से समझाऊंगा, जब उसका कंक्लूजन निकाल कर आपको दे दूंगा। अब ये देखिए अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में से 44.52% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो ये एक बढ़िया बात है। लेकिन इसको भी मैं बोलूंगा कि 50% मिनिमम यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए था। तो प्रमोटर होल्डिंग 44% है। और अगर मैं इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करूं तो वो मात्र 2% की प्रमोटर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें पड़ी हुई है। अगर मैं डीआईआई की बात करूं तो उनके पास भी लगभग 4.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। और एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई ही एक अलग है जो म्यूचुअल फंड और डीआईआई से ज़्यादा होल्डिंग जिसके पास पड़ी हुई है। तो इनके पास लगभग 11% की होल्डिंग इसके अंदर एफआईआई के पास पड़ी हुई है। अब मैं अदर पार्टी जिसमें आप और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके पास तो यहाँ पे 39% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा है। जिसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती है उसको मैं थोड़ा रिस्की स्टॉक बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स में से, मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 90% लोगों में पेशेंस नहीं होता है। मतलब वो लंबे समय तक अपने शेयर्स को होल्ड कर कर नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी अदर पार्टीज की इतने 40%, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 40% का यहाँ पे शेयर पड़े हुए हैं तो ये एक दिक्कत वाली बात है। क्योंकि वो अपना माल कभी भी काट सकते हैं और मेरे ख्याल से इसीलिए शेयर का रेट भी बढ़ा हुआ है। अब ये देखिए, अब अगर मैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 1 सालों से, मतलब 1 साल तो नहीं, 1 साल 3 महीने से कंपनी का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कांस्टेंट रहा है। मतलब 1 साल 3 महीने में कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर को खरीदा नहीं है, अपने स्टेक को बेचा भी नहीं है। तो ये एक बढ़िया बात है। प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट होना भी एक अच्छी बात मानी जाती है। अब ये देखिए, अब मैं कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन को आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूँ। ये देखिए कंपनी ने 2018 में 1429 करोड़ का मुनाफा कमाया। मुनाफा नहीं, टोटल इनकम, जो कि कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं। और उसके बाद अगर कंपनी के अगले साल की बात करें तो उस वक्त कंपनी ने 1640 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी की हुई। फिर उसके बाद लगभग 28 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर निकल के आया 1668 करोड़। तो ये एक बढ़िया बात थी। कंपनी की टोटल इनकम में तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें यहाँ पर लगभग 104 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो सिर्फ 28 करोड़ से ही बढ़ी है। तो उसी के चलते जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट एंड में निकल कर आया वो आप देख सकते हो कि एकदम नी के बराबर कंपनी का नेट प्रॉफिट है। मतलब नी के बराबर मतलब पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 34 करोड़ की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली नेट प्रॉफिट में। जबकि अगर आप कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को देखोगे तो वहाँ पर 104 करोड़ की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो देखा जाए तो सिर्फ कोविड के चलते कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो उसी के चलते कंपनी का एट दी एंड नेट प्रॉफिट कम आया है। बाकी आपने टोटल इनकम देखा, कंपनी के धंधे में कोई भी असर वाली बात नहीं है। अब ये देखिए,
अगर कंपनी के मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 38 रुपीज़। 2019 में वो बढ़कर हो गया 46 रुपीज़ और इस बार तो वो हो गया सीधा 41। तो मतलब इस बार भी वो 5 रुपये घट गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अर्निंग पर शेयर जो निकलता है अपना नेट प्रॉफिट से, तो अगर उसमें अगर आपको गिरावट होगी, अगर नेट प्रॉफिट में कंपनी के गिरावट होगी तो सीधी सी बात है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी गिरेगा। लेकिन हर टाटा के शेयर में एक ही चीज है जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने को आपको उत्साहित करता है, वो है उस कंपनी की बुक वैल्यू। यहां पर आप देखिए बुक वैल्यू, देखिए कंपनी की बुक वैल्यू एकदम टॉप क्लास है। 118 रुपए की बुक वैल्यू कंपनी की 2018 में थी, फिर सीधा हो गई 151, मतलब 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला। फिर उसके बाद वहां से फिर से बढ़कर हो गई 175, मतलब वहां से फिर से आपको 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बुक वैल्यू में देखने को मिला। तो देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू हर साल अच्छी खासी बढ़ रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये एक थोड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स को एकदम प्रेरित कर रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि अगर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बुक वैल्यू में देखने को मिल सकता है तो उनको भी 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो भाई साहब, भले ही कंपनी डिविडेंड उसके प्राइस के मुकाबले कम जरूर देती है, लेकिन इसका डिविडेंड भी हर साल कंपनी बढ़ा रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि 2018 में कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर 2.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड बढ़ा दिया, फिर उसके बाद तो अभी कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड बढ़ा दिया। तो ये बढ़िया बात है, क्योंकि हर साल कंपनी के डिविडेंड बढ़ रहे हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी बढ़िया बात है। तो उनके लिए क्या डिविडेंड एक कैश इनफ्लो होता है, मतलब अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो थोड़ा सा डिविडेंड अगर उनको मिलता रहता है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनके लिए भी एक बढ़िया बात मानी जाती है। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर आप देखिए 2018-19 में 28% का मार्जिन था, लेकिन इस बार आपको पता ही है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब उसका रीजन यही है, कंपनी के एक्सपेंसिव बढ़ गए हैं, उसी के चलते यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा है। बाकी कंपनी के धंधे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी वही दिक्कत नजर आ रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण और कंपनी की जो थोड़ी सी रेवेन्यू में कंपनी की इतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है और थोड़े से एक्सपेंसेस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उसी के कारण कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तीनों में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो ये लगभग 15.90% का हो गया है। तो देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके चलते ही यहाँ पर आपको थोड़े से मार्जिन रेशियोज में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूँ तो 2018 में 32 और इस बार 2019 में हो गया 30% और इस बार तो 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कंपनी का क्या कहते हैं कि जो निकल कर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी उसी के बेसिस पर निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है, क्यों? देखिए, कंपनी की पिछले एक साल के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल बढ़ी होगी, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक दिक्कत वाली बात है कंपनी के लिए। और ये हर साल अगर ये घटता रहता है और हर साल डिक्लाइन होता रहता है तो सीधी सी बात है कि आगे चल के कंपनी की बुक वैल्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो यहां पर तो पिछले साल के मुकाबले 15% की गिरावट देखने को मिली है, मतलब पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने खासा पुअर परफॉर्म किया है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। देखिए, कंपनी की कैपिटल अच्छी खासी बढ़ी होगी, क्योंकि देखिए कंपनी की हर साल लगभग 500-600 करोड़ की कैपिटल तो बढ़ती होगी, लेकिन उतना मुनाफा अगर कंपनी का नहीं बढ़ रहा है तो ये एक दिक्कत वाली बात है। मतलब कंपनी इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही है, तो इसके लिए इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिल पाएंगे, इससे ज़्यादा इस शेयर में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी अगर कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं हुआ तो।
लेकिन इसकी एक बात है, जो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज अगर मैं इसका देखूं तो बाकी शेयरों से खासा बढ़िया है। लेकिन हाँ, इसके इसके परफॉर्मेंस, मतलब इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले ये जरूर कम है। लेकिन ये रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी एसेट से निकलते हैं। तो देखिए, कंपनी के एसेट जरूर बढ़े होंगे, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। तो कंपनी का मुनाफा कम हो गया, उसी के चलते कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में आपको गिरावट देखने को मिली। तो ये तीनों रेशियो जो है ये दिक्कतें बता रहे हैं कंपनी की। मतलब कंपनी हद से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही है, उसकी कैपेसिटी इतनी ही है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। लेकिन जो कंपनी की इक्विटी है, कंपनी की कैपिटल है, कंपनी के एसेट्स हैं, वो तो हर साल बढ़ते रहेंगे। तो उसके कारण आपको इन रेशियोज में गिरावट देखने को मिलेगी हर साल, अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे हर साल कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती है तो। अब ये देखिए, ये तो इतना अट्रैक्टिव है कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो। देखिए आप, 2018 में 4.23, फिर उसके बाद बढ़कर हो गया 5.39, मतलब 1.16 की बढ़ोतरी देखने को मिल गई यहाँ पर आपको। फिर उसके बाद वापिस 0.14 की बढ़ोतरी फिर से आपको देखने को मिल गई, फिर हो गया 5.53। तो खासा अट्रैक्टिव है। बाकी अगर जिस कंपनी का लिक्विड, मतलब जो करंट रेशियो होता है, वो अगर 1 से ऊपर होता है तो वो भी अच्छा खासा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कंपनी को अपने करंट लाइबिलिटीज पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब, कंपनी के पास इतना कैश पड़ा है कि वो अपने लाइबिलिटीज को आराम से पे कर सकती है। तो ये बढ़िया है, करंट रेशियो इसका खासा अट्रैक्टिव है, और इसलिए एक रीजन बनता है कि कंपनी एक अच्छे पोजीशन पे। और ये अगर ये 5 है तो इसका ये भी एक इंडिकेशन है कि अगले 5 साल तक कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी लिक्विडिटी पोजीशन से लेके। और रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो भी कंपनी का खासा अच्छा है और खासा अट्रैक्टिव है। तो देखा जाए तो अगर कंपनी के करंट रेशियो और मैं क्विक रेशियो की बात करूं तो ये दोनों देख के तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बढ़िया है, और आने वाले 5 सालों में कंपनी को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर रही बात कंपनी के कैश इनफ्लो को लेके, अब ये देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। देखिए, मैंने आपको सदा बोला है कि जो कंपनियां डेट फ्री होती है तो उन्हीं के अंदर आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन नजर आता है, प्रीमियम प्राइस नजर आती है शेयर में। वो आपको इंडस्ट्री के मुकाबले महंगा मिलता है। क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, कंपनी डिविडेंड दे रही है, हर साल डिविडेंड को बढ़ा रही है, ऊपर से डेट फ्री है, मतलब जो भी पैसा कमा रही है उसको एक तो आपको डिविडेंड दे रही है और वापिस री इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट की कोई झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इंटरेस्ट पेमेंट की। तो देखिए, यही एक फैक्टर है जो कि इस शेयर को महंगा बना देता है, और लोग इसको महंगे रेटों पर खरीदने के लिए भी रेडी बैठे हुए हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों मैटर करता है, मैं क्यों बोलता हूं कि हमेशा आपको ये रेशियो देखना चाहिए। अब देखिए, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर है, तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की तो बात बनती ही नहीं है। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के सेल्स परसेंटेज की बात करूं पिछले 3 साल की, तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। देखिए, 17% 2018 में, फिर 14%, फिर 9%, मतलब हर साल कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा परसेंटेज यहां पर आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीधी सी बात है कि कोविड के चलते हर धंधे को दिक्कत हुई है, तो वैसे यहाँ पर भी आपको थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली है। और वही मेरे को यहाँ पे कंपनी के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नेट प्रॉफिट परसेंटेज में भी नजर आ रहा है। लेकिन ये अगर 10% से ऊपर है तो इसको मैं अच्छा बोलूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, कंपनी की अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो देखिए, लगभग 1670 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आती है। और अगर मैं इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो वो निकल कर आता है 256 करोड़। और अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो वो है 41, कंपनी की बुक वैल्यू है 175। अब ये देखिए, ये शेयर खासा महंगा हो गया, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। देखिए, 1691, मतलब इसका ऑल टाइम हाई है 1710 रुपये का, मतलब आपको ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है। देखिए, कंपनी फंडामेंटली खासी अच्छी है, थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस 2020 में जरूर किया है, लेकिन फिर भी शेयर में एक ग्रोथ है, मतलब कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ नजर आ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। लेकिन
अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको प्राइस भी देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये जो शेयर का प्राइस है ये बहुत बेकार प्राइस है, इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। भले ही कंपनी फंडामेंटली सही है लेकिन हम किसी भी शेयर में महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, महंगे रेटों पर शेयर नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसके अंदर जो फर्स्ट बाय बनेगा, मतलब जिस प्राइस पे आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चालू करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 1500 रुपए तक तो आपको इस शेयर में वेट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से लगभग इस शेयर में आपको 10% डिस्काउंट, 10% की गिरावट के लिए और वेट करना पड़ेगा अगर आपको इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न कमाना है इन्वेस्टमेंट पे तो। और 1500 पे भी आपको सारा पैसा नहीं डालना है, आपको 1500 पे फर्स्ट बाय करना है, फिर वहां से शेयर जितना भी गिर रहा है तो आपको फ्यूचर में बाय करते रहना है। और रही बात इसकी हम की लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे शेयर में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर एकदम परफेक्ट है, एकदम सोने पे सुहागा जैसा शेयर है। और टाटा ग्रुप तो शुरुआत से अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिटर्न देके आया है, उनके धंधे पे इतना अफेक्ट कभी भी इतना असर नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कंपनी में 1500 पे फर्स्ट बाय बनता है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना चाहिए। तो मैं होप करता हूं कि आपको टाटा एल्क्सी के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा है। और हाँ, अगर आपको कोई और मतलब किसी और कंपनी का एनालिसिस भी अगर आपको चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।